प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। ग्रेजुएशन लेवल के मैथमेटिक्स के आरपीएससी से जुड़े कंटेंट में से आज का जो टॉपिक है, इस कैलकुलस का एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, और वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स। देखिए, इस टॉपिक को हमने 12th वाले लेवल पर भी कर रखा है, और 12th बेसिस जो क्वेश्चन कैसे आते हैं मध्यमान प्रमेय के, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। और अब ये जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, तो फिर इससे उससे किस तरीके से डिफरेंस है और ये इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, इसके अंदर पहले तो मैं थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज करना चाहूँगा। तो पहले वाले में क्या है कि हमने रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय दोनों पढ़े हैं। रोल्स थ्योरम के अंदर आपको पता है कि 3 कंडीशन लेते हैं अपन कि यदि संवृत अंतराल AB पर कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित हो कि R1, R2, R3, ये तीनों मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। R1 यानी कि पहला नियम है संवृत अंतराल AB में संतत हो और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, और तीसरी बात जो है FA = FB हो। और ये कब? जब AB के अंदर कम से कम एक बिंदु C विद्यमान हो। कैसा? कि f' = 0 हो। हम इससे C की वैल्यू फाइंड करते हैं। सामान्यतया कोई फलन संतत और अवकलनीयता की जांच करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा बता चुका हूं, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। इसके अंदर हमने f' 0 निकाला है, ये चीज़ें ध्यान रखनी बस इसमें। और दूसरी बात क्या है कि जो अंतराल है, इस अंतराल को थोड़ा ढंग से देख लेना कि कोई फलन f संवृत अंतराल AB पर परिभाषित है। कितनी बार डेफिनेशन जो आती है उसके अंदर से अपन मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ देखिए, संवृत अंतराल लिया, संतत तो है संवृत अंतराल में और अवकलनीय है विवृत अंतराल में। यहाँ A और B दोनों शामिल है, जबकि यहाँ A भी शामिल नहीं है। तो ये जो चीज़ें बेसिक ध्यान रखने की होती है, इससे हमारे इस थ्योरम पर आधारित अपन ने क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। अब रोल प्रमेय के अंदर खास तौर से ध्यान क्या रखना है, जो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, सवाल कर लेना अलग बात है, यहाँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है ना रोल्स थ्योरम की, वो हमें पता होना जरूरी है। मैं आपके पहले बता चुका हूँ, आपको सब पता है पहले कि AB पर संतत है, x = और x = b पर कोटि AB, FA और FB बराबर होनी चाहिए, ये पन्ने पीछे पढ़ लिया। और अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जहाँ फलन, देखिए ये एक खास बात, ये जो C निकालते हैं अपन f' 0, ये कहाँ काम आ रहा वो देखना है कि इस AB अंतराल में एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ फलन के आलेख पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। ये लाइन जो है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी, याद रखनी है, ठीक है। उस अंतराल के अंदर उस बिंदु पर उस जैसे कैसे इसने बता रखा है, आप देखिए, ये देख लें। जैसे इसने 3 कर्व लिए, 1, 2 और 3। यहाँ पर आप देखें कि A और B के बीच में एक बिंदु P ऐसा है जहाँ f' = 0 है। तो उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। ये एक खास बात है जो तीनों में बता रखा है इसने, तीनों डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर ये क्लियर है। अब ये जो कह रहा है कि ये फलन, ये जो है प्रमेय कब मतलब जो काम नहीं करेगी, जब हमारे पास इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त जो है वो संतुष्ट नहीं होगी। जैसे इसने बता रखा है कि ये फलन असंतत है, यहाँ पर x = C पर अवकलज नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे पिछले लेक्चर के अंदर अच्छी तरह बता रखा है। इस डायग्राम के अंदर जैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि ये जो वक्र है, देख लीजिए यहाँ ये ब्रेक है यहाँ पे, और इसलिए ये असंतत कह दिया, तो रोल प्रमेय हमारी संतुष्ट नहीं हो रही है शर्त, तो यह लागू नहीं होगी। अब इसके अंदर अवकलज नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऐसी क्या बात नज़र आ रही है इस डायग्राम के अंदर, जो ये बता रही कि ये, इस डायग्राम को देख करके पता कैसे चल रहा है कि ये अवकलज यहाँ पर विद्यमान नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैंने बता रखा है पहले, आप अच्छी तरह सुन लें। जहाँ कभी वक्र किसी बिंदु पर कोणीय हो रहा हो, यानी एंगल बना रहा हो, जैसे इस बिंदु पर एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब इस बिंदु पर इस वक्र की कोई स्पर्श रेखा खींचा जाना संभव नहीं है, टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से ये जो है
अवकलज जिसका विद्यमान नहीं है। ठीक है, यही इसकी एक खास बात है। अवकलनीयता का पता लगाने के लिए एक ही शर्त है कि वो किसी बिंदु पर कोणीय नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कर्व में ही दिखना चाहिए। जैसे ये कर्व में पूरा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, लेकिन ये कर्व पूरा कर्व में है, तो ये अवकलनीय तो है। ठीक है ना, इस अंतराल में ए से बी के बीच में किसी अंतराल में ये अवकलनीय है, लेकिन यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। तो तीनों ही शर्तें इसने यहाँ अच्छी तरह बता दी है। ये संतत नहीं है, ये अवकलज नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है, और यहाँ पर इसने क्या बताया कि ये एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, और इस वजह से ये हमारे ये रोल प्रमेय विफल हो जाएगी। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। देखिए, रोल प्रमेय के बारे में क्योंकि जो 12th बेसिस तो बता चुका हूँ मैं, लेकिन मेन जो पार्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें से ये क्वेश्चन कहाँ से निकालता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ इसने दिया रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ, यानी इसके अंदर क्या है कि अपने को ये तो पता ही है, ये कह रहा है कि यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 है, पहली शर्त ये है ना। दूसरा है यदि समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 0 के कोई दो मूल एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी हो तो एफ डेज एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल ए और बी के मध्य विद्यमान होता है। अब इसने एक एग्जाम्पल दे रखा, देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए 0 एक्स एन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस ए 1 एक्स एन अपॉन एन प्लस ए एन एक्स। यहाँ ए 0 ए 1 ए 2 ए एन ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि यहाँ पर इसने एक्स की जगह जो भी वैल्यू पुट की, देखिए आप, ए 0 अपॉन एन प्लस 1 ए 1 अपॉन एन ए 2 अपॉन एन माइनस 1, यानी एक्स की जगह इसने क्या लिख दिया 1। तो ऐसा करने से ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा, एक बात यहाँ, पहली बात तो हमारी जो तीनों शर्तें हमेशा याद रखनी है, कौन कौन सी, संतत वाली, ठीक है, और अवकलज वाली, और एफ ए इक्वल एफ बी वाली। तो यहाँ ये फलन पहले से ही आपके बहुपद है, बहुपद फलन है, तो बहुपद हमेशा अपने प्रांत के अंदर अवकलनीय भी होता और संतत भी होता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो मेन बात आ रही है उसको पकड़ें आप। यहाँ हमने पहले f0 वैल्यू निकाली, तो f0 से हमारा 0 आ जाएगा, और f1 जो है a0 अपॉन एन प्लस 1 a2 अपॉन एन इक्वल टू 0 हमारे पास में दे रखा पहले से ही, क्योंकि 1 है। देखिए यहाँ पर हमने क्या चेंज किया है, यानी हमने x की दो वैल्यू ले ली है, 0 और 1, यानी हम रोल प्रमेय के अंदर हम दो वैल्यू ले रहे हैं, f0 और f1 दोनों ही 0 है, और इसका मतलब, और उसके बाद में हमारे पास में ये रोल प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। तो उस केस में अगर हमारे पास में ये 0 और 1 मध्य अगर अपन किसी c की वैल्यू की बात करें जहाँ एफ डेस सी 0 है, तो अब यहाँ इसका अगर वो एफ डेस एक्स निकालेगा तो 0 और 1 में कम से कम एक बार जो है वो ये फलन उसके लिए 0 हो जाएगा। यहाँ 0 और 1 के रेंज को अपने को याद रखना है कि इस 0 और 1 के लिए हमारे ये रोल प्रमेय जो है इस अंतराल के लिए वो हमेशा ही संतुष्ट होती है। ये अंतराल आपको याद रखना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जो आप लगभग बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, 0 और 1 अंतराल इस रोल प्रमेय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर ये संतुष्ट होती है रोल प्रमेय। यानी यहाँ पर जो रोल प्रमेय के मैंने जो ज़रूरी चीज़ें दी, एक तो ये 0-1 वाला जो अंतराल है इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसमें एक खास बात है कि हमेशा रोल प्रमेय का जो है ना सत्य नहीं है, कन्वर्स ध्यान रखना। विलोम कभी भी कन्वर्स जो ट्रू नहीं होता। यूँ नहीं हो मतलब कि ये अगर मान लो एक शर्त भी दे रखी हो तो रोल प्रमेय संतुष्ट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें, ये कुछ जो है ना लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स इज ट्रू, ठीक है। जो शर्तें दे रखी 3, ये जो अपन ने पढ़ी, ए बी के बिंदु सी पर एफ डेज एक्स 0 है, तो यानी कि इसी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डेज एक्स 0 के लिए रोल प्रमेय की तीनों ही शर्तें खास तौर से पर्याप्त तो है, सफिशिएंट तो है, लेकिन आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ से वो आपको क्वेश्चन डालेगा और बिल्कुल सिंपल सी बात पूछेगा और आप यहाँ रॉन्ग कर देंगे। ध्यान रखना, पर्याप्त है लेकिन आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रिमार्क्स की बातें, जैसे यदि फलन एफ रोल प्रमेय की किसी एक भी शर्त को संतुष्ट नहीं करता तो लागू नहीं होगी प्रमेय, ये तो अपने को पता ही है। यहाँ तक की तो जरूरी बात जो मैंने बता दी आपको, ये पर्याप्त, आवश्यक, 0-1, फिर
अब मैं इसका रोल प्रमेय का, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल की बात है, तो ये जो चीज़ दे रखी है ये आपके 12th लेवल में मैंने आपको नहीं बताई है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए खास बात, अब मैं एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी जो अन्य उपयोगी प्रमेय जो रूप है वो क्या है, R1। ध्यान रखना R1 में क्या है, a प्लस एच में संतत है। देखिए इसने अंतराल को कितना छोटा कर दिया है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 और 1 वाली बात कर रहा है, ये चीज़ यहाँ इसने यूज़ की है। दूसरा a प्लस एच में अवकलनीय है, तो ये दोनों शर्तें वो की वही है। तीसरी बात, जो उसके अंदर एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ करता था, तो यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच कर दिया है। अब इसने यहाँ से इसने चेंज क्या किया, अगर ये तीनों शर्तें R1 R2 R3 अगर इसमें अप्लाई होती है, मतलब अगर संतुष्ट कर रही होती है, तो उस केस में आपके यहाँ पर 0 और 1 के मध्य कम से कम एक ऐसी वास्तविक संख्या थीटा विद्यमान है कि एफ डी इज ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। यहाँ आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ अगर वो फंक्शन देता है तो उस केस में यहाँ से वो थीटा की वैल्यू पूछेगा। ये अंतराल तो आपके पास में हो जाएगा ए 0 और 1, ठीक है ना, तो वो थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो आप इसका उपयोग करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हो सका तो मैं इसका भी एग्जांपल दे के आपको बता दूंगा, बाकी आपको डायरेक्ट इसके अंदर वो डीप जाता ही नहीं है। आपको ये जो टर्म है ये आपके अन्य उपयोगी रूप है, आपको इसको याद रखना है। अच्छा चलो एक एग्जांपल में सिंपल वाले पार्ट का ले लेता हूँ। आपको पता ये कह रहा है कि एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स बाई 2 और एक्स बिलोंग्स टू -3 0। ये कह रहा है कि इसके लिए आपको रोल प्रमेय के सत्यापन का पता करना है। तो सत्यापन के बारे में जो जानकारी आएगी, वैसे ये यूं का यूं क्वेश्चन आपको मैंने मेरे कॉपी में करा रखा, आपके उस लेक्चर में करा रखा मैंने पीछे वाले। तो यहाँ आपको मालूम है कि हम सबसे पहले R1 R2 और R3 तीनों निकालेंगे, तो तीनों को संतुष्ट कर रहा R1 यानी संतत है, ठीक है। वैसे भी कोई भी फलन जो है, जैसे ये आपके एक बहुपद है, बहुपद संतत होता है, और e पावर x बाई 2 है माइनस में, तो ये भी संतत होता है। तो दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है, ये आपको पता है। दो संतत फलन, ये फलन और फलन है, दोनों अगर संतत है तो उनका गुणनफल भी संतत होता है, यानी एलजेब्रा जो होती है अपन जानते हैं। फिर ये एफ ए इक्वल टू एफ बी दोनों 0 आ रहे हैं, तो यानी अवकलनीयता वाली बात भी हो गई, संतत वाली बात भी हो गई, तीनों ही चीज़ें ये आपको पता है। अब अपने को एफ डे सी 0 करके सी का मान निकालना है, जो हमारे किस में आना चाहिए, इस अंतराल में आना चाहिए, -3 और ये -3 और 0 के बीच में। तो ये एफ डे सी 0 करके इसने एक द्विघात समीकरण निकाला है, तो -2 और 3 आ रहा, तो 3 तो इसमें शामिल है, लेकिन -2 जो है वो इसमें आ रहा, तो ये रोल प्रमेय का सत्यापन हो गया है। यानी इसमें खास तौर से आपको सी की वैल्यू वो पूछ सकता है, तो आप उससे मेरे पूर्व के लेक्चर जो प्लेलिस्ट में है उससे देख करके आप कर सकते हो, और ये भी मैंने बता दिया, कोई विशेष बात नहीं। ऐसे मैंने ऐसे सारे एग्जाम्पल ये भी मैंने कर रखा आपको, तो ये तो एक कॉमन चीज़ें हुई। अब मैं इसमें हायर लेवल की जो चीज़ें मैंने जैसे अन्य रूप बताया, वैसे इसके अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये तो हुआ रोल प्रमेय का मामला। अब चलते हैं अपन लंगराज मध्यमान प्रमेय, और लंगराज मध्यमान प्रमेय के अंदर भी L1 L2 हमने निकाला, कंटिन्यूटी वही डिफरेंशियबिलिटी, ये मैं आपको पूर्व के उस लेक्चर में करा चुका हूँ चैप्टर 12th में। जो बेसिक चीज़ थी, इसके अंदर ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जहाँ ए और बी के बीच में होगा वो, और एफ डे सी निकालने का तरीका इसमें रोल प्रमेय से कुछ अलग है। उसमें तो डायरेक्ट एफ डे सी 0 था, या एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करना है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना था, इससे सी की वैल्यू आएगी। देखिए लंगराज प्रमेय के अंदर जो मेन बात थी वो ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये एफ डे सी निकालने का और तीनों चीज़ें ठीक है, लेकिन ज्यामितीय अर्थ जो आ रहा है उसके अंदर खास बात क्या है, वही चीज़ें एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, इसके बीच दो बिंदु के मध्य संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और ए और बी के मध्य कम से कम। खास बात से देखिए इसके अंदर ये तो था अपना रोल प्रमेय वाला मामला, जिसमें हम पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो आपके एक अक्ष के समांतर होनी चाहिए, ये इसके अंदर रोल प्रमेय के अंदर मामला था। जबकि लंगराज प्रमेय के अंदर कुछ अलग बात है कि बिंदु जो सी निकालने पर एक्स इक्वल टू सी, उस सी बिंदु पर क्या कह रहा है कि वक्र पर स्पर्श रेखा जो होगी, जैसे ये जो वक्र है
और इसकी जो स्पर्श रेखा है पी बिंदु पर, वो इस रेखा मिलने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के समांतर होनी चाहिए। यानी ए और बी एक को मिलाने वाली एक जीवा है, इस जीवा के समांतर होगी, यहाँ वो एक्स अक्ष के समांतर नहीं होगी। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। और मैं आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन में यानी हायर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर जो प्रश्न बनता है वो इसी बात पर बनता है कि जो ए और बी के बीच में जो दो बिंदु है ए और बी, इसकी जो जीवा बन रही है इस जीवा के समांतर होगी इसकी स्पर्श रेखा। जबकि यहाँ स्पर्श रेखा जो है वो रोल थ्योरम के अंदर वो एक्स अक्ष के समांतर है। आप देख लो, ये स्पर्श रेखा है और ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ये रेखा ये स्पर्श रेखा ये एक्स अक्ष के समांतर है। जबकि यहाँ इसमें जीवा के समांतर होगी। ये दोनों का डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर इसका जो उपयोगी रूप है मैं थोड़ा इससे बता देता हूं। चलो, लंगराज मध्यमान प्रमेय का अन्य जो उपयोगी रूप है वो क्या है कि एफ ए प्लस एच जो हमने रोल प्रमेय के अंदर लिया है, इस प्रकार परिभाषित हो कि यह ए प्लस एच में संतत हो, ए प्लस एच में अवकलनी, ध्यान रखना, संवृत अंतराल और ये विवृत अंतराल। और देन ये दोनों शर्तें जब लागू होती है तो हम पीछे एफ डे सी निकाल रहे थे, कैसे, वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कह रहा कि एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डेज ए प्लस थीटा एच। मैं आपको बता दूं कि आप इसको हल्के में न लें, इस पर आपके आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो कैसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। जबकि ये चीज़ जो थी रोल प्रमेय के अंदर आपने देखा कि इसने एफ डेज जो है उसको ज़ीरो कर दिया था, ठीक है ना। रोल प्रमेय के अंदर इसने, ये आप देखिए ये वाली बात, एफ डीज ए प्लस थीटा एच को जीरो कर दिया है, तीनों शर्तें एज इट इज़ है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके ये एफ डीज ए प्लस थीटा एच और एफ ए प्लस एच निकाला तो फाइनल चीज़ जो बन रही है ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू एच एफ डीज ए प्लस थीटा एच, और थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जो मैंने ये इसके अंदर बता रखा है। मैंने एफ ए को इधर भेज दिया है, ठीक है। इसका हम उपयोग करके डायरेक्ट आरपीएससी वाला जो है वो क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिए इसके अंदर लंगराज मध्यमान प्रमेय से जो डिसीजन है, कुछ खास निर्णय है, निगमन जो डायरेक्ट पूछा जाते हैं कि ये कह रहा है कि एक तो एफ ए बी में संतत है, अपने को पता है, और अगर अवकलनी है, ठीक है ना, ये दोनों शर्तें जब लागू होती है तो पहली बात, एक तो एफ डेज एक्स जो 0 है, अगर मान लो ये 0 है तो एफ ए बी में अचर फलन है। एफ डेज एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ ए बी में निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डेज एक्स लेस देन 0 तो एफ ए बी में निरंतर ह्रासमान। मैंने ये तीनों चीज़ें आपको पहले ही मेरे वो ह्रासमान और वर्धमान वाले जो फलन वाला पार्ट मैंने लिया है उस लेक्चर में आपको पहले बता दिया, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप CMPC यूट्यूब चैनल पर जा करके और उसमें CMPC बाई KLP करके ना आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनता है। इनमें से किसी एक चीज़ को भी वो आउट कर देगा या 3 चीज़ डाल देगा, चौथी कुछ अलग डाल देगा, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, अचर, निरंतर और निरंतर ह्रासमान वर्धमान, ये वाली बातें। अच्छा, एक बात, ये इसके अंदर जो इसने थीटा डाल रखा है, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके जो अंतराल है ए और बी, ठीक है, इसके बीच में जो सी बिंदु अपन जो ले रहे हैं, ये जो सी बिंदु, इस सी को ही इसने ए प्लस थीटा एच के रूप में लिखा है, ध्यान रखना, जहाँ 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 ये यूज़ कर रखा है। तो ये 0 1 अंतराल यानी कि एक छोटे अंतराल के लिए इसको इसने यूज़ किया है। अब देखिए एक खास तौर से कोई एक प्रमेय है जो डायरेक्ट पूछी जाती है कि यदि अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर दो फलनों के अवकलज अगर समान है, दो फलन की बात कर रहा है एफ और जी,
अगर उनके डेरिवेटिव्स इक्वल है तो उनका अंतर जो है वो अचर होता, जो इसने बता रखा, कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं। मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ अब आपके इसके अंदर, और वो है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम या कोशी मध्यमान प्रमेय। देखिए क्योंकि ये हायर एजुकेशन का है और उसमें केवल मीन वैल्यू थ्योरम दे रखा आपके सिलेबस में, तो इसका मतलब अपने को इसके अंदर इनका हल्का हल्का स्टडी अपने को करना पड़ेगा कोशी मध्यमान प्रमेय का। तो कोशी मध्यमान प्रमेय जो कह रही है कि जो दो फलन f और g अंतराल ab पर इस प्रकार परिभाषित है कि दोनों फलन कोशी यानी c1 c2 c3 कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, दोनों चीज़ें सेम है, जाना कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ जी डेज एक्स को कह रहा है नॉट ज़ीरो, है ना, उसका जो अवकलज है वो जीरो नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, क्या होगा, एफ डे सी अपॉन जी डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अंतराल ए बी दे रखा है, तो अपन दोनों फलन में रख करके एफ और जी में और एफ बी माइनस एफ है और जी बी माइनस जी ए निकाल लेंगे। फिर इधर एफ और जी दोनों का अवकलन करके एफ डे सी और जी डे सी निकाल लेंगे। फिर ये सी में एक इक्वेशन बनेगी और इससे सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखना, इसने मैं आपको बता दूं, आप भूल नहीं करें, लंगराज और रोल थ्योरम पर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, कोशी पर पूछा नहीं गया है, लेकिन ये आपके मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक सेकंड पार्ट है, तो इस बार इसकी पूरी संभावना बन रही है। आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर मैं चलूँगा ये जो एक इसी के अंदर जो अपने कोशी की प्रमेय है, जिसमें अपन ने एफ डे सी अपॉन जी डे सी निकाला है, यहाँ ये कह रहा है कि ये लंगराज मध्यमान प्रमेय का रूप प्राप्त करने के लिए gx जो है वो किसके बराबर होना चाहिए। वो क्या करेगा, fx और gx को दोनों को ऑप्शन में डिफाइन कर देगा कि fx और gx, मतलब fx तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन gx को अगर आप तस्मक फलन मान लें, x ले लें, तो उस केस में आपके जो कोशी प्रमेय है वो लंगराज मध्यमान प्रमेय बन जाती है। ज़्यादा मैं इसके उसमें प्रूफ के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक, ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कोशी का जो अन्य इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रूप है मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, सेम वो की वही चीज़ें, खाली उसने a प्लस सी को इसने a प्लस थीटा एच रखा है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैं बात करूँगा कोशी पर जो प्रमेय पर जो प्रश्न बन सकता है वो क्या बन सकता है, व्यापक, यानी उसी का इसने एक व्यापक रूप ले लिया है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे व्यापक मध्यमान प्रमेय जो एक फलन एफ जी और एच यानी तीन फलनों के लिए भी लागू हो सकती है, ठीक है ना, एफ जी एच, और इसमें एफ डे सी जी डे सी एच डे सी एफ ए जी ए एच ए और एफ बी जी बी एच बी जीरो होना चाहिए। उस केस में आपके सी निकलेगा। तो सी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, वो सवाल नहीं पूछेगा इस पर, आपके वो डायरेक्ट सी के लिए पूछेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, या रिवर्स भी पूछ सकता है इसके अंदर। तो आपको ये खाली इतना सा ध्यान में रखना है। अच्छा, तीनों फलनों के अंदर ध्यान, जब एफ जी एच तीनों हो और व्यापक रूप हो, और आपको अगर इसके अंदर एच एक्स को कोई कांस्टेंट फलन लेना है, ठीक है ना, अगर एच एक्स जो आपके कांस्टेंट फलन हो जाएगा तो फिर आपके पास में एफ और जी दो फलन ही बचेंगे, ठीक है ना, जो पीछे अपन ने पढ़ा। और दो फलनों के लिए अपन ने क्या पढ़ा, कोशी मध्यमान प्रमेय, यानी अगर एच एक्स जो है तीसरा फलन, कोई जरूरी नहीं तीसरा हो, कोई भी एक फलन अगर कांस्टेंट हो जाता है तो वो आपके कोशी मध्यमान प्रमेय बन जाएगी। और दूसरी बात, अगर जी एक्स तो हो जाए एक्स और एच एक्स कॉन्स्टेंट रहे, देखिए वो के जी एक्स जो अपन ने पीछे भी अभी बताया मैंने, तो जी एक्स को अगर एक्स ले जाए और एच एक्स को कॉन्स्टेंट ले जाए तो उस केस में आपके ये जो पूरी की पूरी लंगराज मध्यमान प्रमेय बन जाएगी। जो व्यापक प्रमेय थी मध्यमान, वो लंगराज मध्यमान प्रमेय बन जाएगी। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जो लंगराज मध्यमान प्रमेय का जो एक उपयोगी रूप था उस पर डिपेंडेड है। आपको मैंने बता दिया कि ये तीनों शर्तें इसके अंदर के एफ ए प्लस एच पर अगर डिफाइन हो तो इस संतत और अवकलनीयता वाली शर्त लागू होती है, और एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0 1, तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डेज ए प्लस थीटा एच, हम इसको इसके अंदर यूज़ करेंगे।
तो हमारे पास में यहाँ जो इसने दिया है, यहाँ ये जो थीटा की वैल्यू 0,1 दे रखी है। तो अब इसके हिसाब से आप सबसे पहले जो उपयोगी रूप था उसमें आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालें आप एफ एक्स प्लस एच इसके अंदर। तो एफ एक्स एस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस एच प्लस सी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी। इसको आप यहीं छोड़ दें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। अब आप इसका एफ डेज एक्स निकाल लें, एफ डेज एक्स। तो एफ डेज एक्स क्या हो जाएगा इसका, 2ax प्लस बी, ये आपको पता है। अब हम इसके अंदर एफ डेज एक्स जो है, इस एक्स की जगह लिख देते हैं एक्स प्लस थीटा एच। हमें यहाँ पर जो अपन ए प्लस थीटा एच लिख रहे थे, तो यहाँ ए की जगह ये हो जाएगा। तो एफ डेज के अंदर अपन ये पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 2a, और एक्स की जगह लिख देते हैं अपन एक्स प्लस थीटा एच प्लस बी, ये इसके अंदर बन जाएगा। अब हम इन दोनों को हम लैग्रेंज के जो उपयोगी रूप है उसके अंदर अगर उपयोग कर लें तो वो उपयोगी रूप क्या था, ये हमारा एफ एक्स प्लस एच है ना। इसी को अगर आप लिख दें कि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, तो एफ एक्स प्लस एच एफ डेज एक्स, एक ही जगह एक्स ले रहे अपन, और ये थीटा एच। तो हम एफ डेज, ये देखिए हमारे पास एफ एक्स प्लस एच ये अपन निकाल लिया इसके अंदर पूरा, ठीक है। और इधर जो चाहिए एफ डेज एक्स चाहिए, तो ये एफ डेज ए प्लस थीटा एच लिखना था इसके अंदर। ये आप देखें एफ डेज ए प्लस थीटा एच, तो उस केस में अपन ने एफ डेज एक्स प्लस थीटा एच ये निकाल लिया, ठीक है। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें तो एफ एक्स जो आएगा वो क्या, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो हम इस पूरे के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर लेते हैं ऊपर से। वो क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद में यहाँ h बाहर लिख करके इसके इक्वली इधर ही है, बराबर के इधर, प्लस एच डेज, सॉरी एफ एच ऐसे रहेगा, और यहाँ पर एफ डेज ये वाला एक्स प्लस थीटा एच, तो ये एफ डेज एक्स प्लस थीटा एच क्या हो जाएगा 2a, चलो मैं इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2ax प्लस 2a थीटा एच और प्लस b, ये हो जाएगा। अगर हम इन सब को सोल्व करें तो हमारे जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, ए, देखिए आप ए एक्स स्क्वायर इधर भी है, ए एक्स स्क्वायर इधर भी है, बी एक्स इधर भी है, बी एक्स इधर भी है, तो ये सी से सी सब कट जाएगा। बी एच जो आ रहा है तो ये बी एच भी इधर इधर आएगा, ये एच जो पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये एच इसके साथ भी होगा, तो ये बी एच से बी एच भी कैंसिल हो जाएगा आपके। तो अब जो बचे हुए टर्म है वो ए एच स्क्वायर इधर इस टाइप में आपके ए, क्योंकि देखो ये कट जाएगा, ठीक है, और ए एच स्क्वायर बचेगा, ये ए टू एच एक्स भी इधर से, ए टू एच एक्स इधर से वो कैंसिल हो जाएगा आपके, सब आ रहा है ये। तो ए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपके पास में, 2a h स्क्वायर थीटा, 2a h स्क्वायर है ना, 2a कहाँ ये बचेगा 2a h स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करें तो फाइनली आपके थीटा इक्वल टू क्या आ रहा, हाफ। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपके पूछा गया है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया इसने, ये कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित निम्न फलन युग्मों के लिए कोशी मध्यमान प्रमेय के सी के मान ए बी के क्रमशः समांतर, गुणोत्तर और ऋणात्मक, यानी कि तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि तीन फलन दे रखे हैं पीछे इसने, और तीनों फलन के लिए, पहले फलन के लिए जैसे इसने कहा ना ये
ये देखिए आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू एक्स। आपको मालूम है कि कौशी जो मध्यमान प्रमेय है उसके अंदर दो फलन होते हैं, एफ एक्स और जी एक्स। तो यहाँ एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स है, ठीक है। दूसरे वाले में एफ एक्स रूट एक्स है, जी एक्स वन अपॉन रूट एक्स है। और तीसरा जो है एफ एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर और जी एक्स वन अपॉन एक्स है। ये कह रहा है कि पहले फलन के लिए अगर आप कौशी जो थ्योरम अप्लाई करते हो तो उसमें जो सी का मान आएगा वो ए और बी दोनों का मतलब समांतर मध्य आएगा। तो ये इसने देखो दोनों एफ बी बी स्क्वायर आया, एफ ए स्क्वायर आया, एफ डैश सी और जी डैश सी दोनों निकाल लिए। जो हमारी थ्योरम थी उस थ्योरम के अंदर एफ डैश और जी डैश की वैल्यू पुट कर ली, जो आपको पहले से पता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन एफ डैश सी जी डैश सी और एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए, ये जो कौची की जो थ्योरम है ये वाली, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये इसने यही काम किया यहाँ पर। पहले एफ बी निकाला, एफ ए निकाला, जी बी निकाला, जी ए निकाला और फिर एफ डैश सी निकाला, टू सी जी डैश सी निकाला। फिर ये आपके देख लो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, और इससे सी निकाला तो देखो ये टू सी इक्वल टू बी प्लस सी आ रहा है। तो ये अब देखो ए बी का समांतर मध्य हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि ये ए पी में हो गई ए बी सी, ए सी बी है ना, ए बी सी। फिर बी वाला जो पोर्शन है रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ पर भी अपन सेम वही काम किया है, ध्यान रखना कौशी की जो प्रमेय है उसी के अंदर। तो यहाँ जो इसके सी आया, देखो सी इक्वल टू रूट ए बी आ गया। इसका मतलब ये रूट एक्स और वन अपॉन रूट एक्स है। तो इन फलनों में हमारे कौशी प्रमेय से सी का जो मान आएगा वो गुणोत्तर मध्य में आएगा ए और बी का। फिर सी वाला जो पोर्शन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स। तो इसके अंदर इसने सी एफ डैश सी अपॉन एफ डैश जी डैश सी निकाला। तो यहाँ पर देखो आप सी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, ये आपके हरात्मक मध्य हो गया। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है, मैं आपको इतना बता दूं, जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी मैं वहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ कम मेहनत करनी है वहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कम मेहनत से ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये तीनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो कौशी प्रमेय से आपके ये ए पी में आएगा सी का मान। यहाँ रूट एक्स और वन अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ पर जी पी में आएगा सी का मान। और यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स है, तो यहाँ आपके एच पी में आएगा सी का मान। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इस पार्ट में से ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस वही आपको कंप्लीट करने हैं। तो इससे आपकी ये क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि इसकी संभावना पूरी बनती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। फिर इसने एक क्वेश्चन और दे रखा है, यहाँ देखो कि एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स कोस एक्स है और एक्स दे रखा है 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर इसने सेम वही हमें सी के मान की बात करेगा। तो यहाँ पर वही पहले जी ए निकाल लिया, जी बी निकाल, मतलब एफ ए एफ बी जी ए जी बी, और फिर इनके डैश भी निकाल लिए, क्योंकि साइन कोस को देर लग रही है। आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये जो है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू जी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसके अंदर वैल्यू पुट करते ही आप देखो कोट सी 1 आ रहा है, तो टेन सी इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि सी की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई। और ये वैल्यू आप देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में आ रही है। तो ये कौशी जो प्रमेय है वो संतुष्ट हो रही, पूरी हो रही, अवकलनी भी है, संतत भी है, अपने को पता है साइन कोस के बारे में। तो ये सी की वैल्यू भी इसके बीच में आ गई, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हमारे ये, और वहाँ क्लियर ये सी की वैल्यू ही पूछेगा। तो आपको ये कौशी प्रमेय आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, जितना मैंने बताया, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर देखिए लंगराज मध्यमान प्रमेय की परिकल्पना, ये इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको लंगराज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी और सी का मान निकालना खास तौर से। ऐसे ही इसके अंदर भी आपको लंगराज मध्यमान प्रमेय की पता करना है और सी का मान निकालना है। तीसरे के अंदर भी वही लंगराज मध्यमान प्रमेय है, अंतराल दे रखा है, फलन दे रखा है, आप सी का मान निकालें हैं। यहाँ पर आपके थीटा का मान निकालना है। लंगराज मध्यमान प्रमेय का जो अन्य रूप है, आपको x प्लस एच निकालना है, एफ एक्स प्लस एच दे रखा है, इसको इसने पहले यूज़ कर लिया। देखिए आप, ये उपयोगी रूप। तो आपके एफ एक्स इक्वल टू, मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया है वो कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपके यहाँ पर एक्स क्यूब और लॉग एक्स है दोनों सवालों में। तो आप ये वैल्यू इसकी जगह एक्स प्लस एच पुट करें, एफ एक्स एच है ही, और इससे आपके
थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोनों ही में। तो ये थीटा की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता ही है ये, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन सबसे पहले जो ये मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी आपके ये जो पूछा है वो 2011 में पूछा है। तो उसके बाद में वापस इसका क्वेश्चन नहीं आया, अब की बार इसकी संभावना पूरी बनती है। इसके अलावा लंगराज मध्यमान प्रमेय के अंदर ये जो कुछ रिजल्ट है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए आपके 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स होगा। फिर यहाँ पर ऐसे यानी एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये वाला, ये बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वाला पूछा हुआ है आरपीएससी में। यानी अभी तक हायर एजुकेशन में एक तो यही क्वेश्चन पूछा है और एक ये पूछा है, दोनों ही आपको अच्छे तरीके से डायरेक्ट रिजल्ट पूछा था कि ये लेस देन इसने आगे पीछे कर रखा था, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन कर दिया उसने ऑप्शन में। तो ये आप कर सकते हो। वास्तव में ये शुरू कहाँ से होगा, ये इससे होगा। थीटा की वैल्यू आपकी है, यानी कि 10 x = क्या हो गया 10 थीटा। तो इससे आपके आप इसके अंदर पुट करके ये इसके अंदर और आप इसको प्रूव कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपको खाली इतना सा कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन मध्यमान प्रमेय के लिए भी इसने दे रखा है, ये प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। ये दो फलन दे रखे हैं, fx gx अंतराल दे रखा है, fx gx अंतराल दे रखा है। ये प्रैक्टिस के लिए आप ये कर लें, आंसर चेक करने के लिए कि सी का मान इनके बीच में आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि राइट एक रॉन्ग है। तो ये आपको करना। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये साइन कोस वाला, ये तो मैंने अभी बताया ये वही क्वेश्चन है जो आपके यहाँ कर रखा है इसने, ये सेम वही क्वेश्चन है साइन कोस वाला, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर भी थीटा के मान, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसने क्या कहा, fx प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डेज एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेज एक्स प्लस थीटा एच। थोड़ा सा बड़ा कर रखा है, पर बड़ा है कुछ नहीं है। आपको इसके अंदर भाई यहाँ आपको एक बार अवकलन करना है, तो एक बार करते ही ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा और दूसरी बार करते ही ये और छोटा हो जाएगा फलन। और उसके बाद में दोनों तरफ कंपेयर करके न काफ़ी पद कट जाएंगे, ये इसकी तरह जैसे मैंने ये किया वैसे ही पद कट जाएंगे और इससे आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसमें थीटा की वैल्यू निकाल के देखें। आप चाहे तो मैं इसके आंसर भी बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पूरा मैं करा नहीं रहा हूँ, आप इसके अंदर पुट करके वैल्यू ना आराम से निकाल सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, निकालना x दे रखा तो x की जगह एक्स प्लस एच हो जाएगा और इसमें पुट करके आप निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए तो आएगी 1/3 और b के लिए आएगी 64/225। देखिए आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आपकी इस बुक में से क्वेश्चन अगर बना आरपीएससी का तो ये और ये क्वेश्चन बनेंगे ही, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। हायर एजुकेशन में वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके डालता है, तो आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो थोड़ा कुछ स्पेशल है, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डेज एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेज एक्स प्लस थीटा एच, ये गिवन है, ठीक है। और एफ एक्स दे रखा आपके एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से अगर देखें तो मैं एक बार आप फिर से रहूँगा, आप देखिए ये एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स एफ डेज एक्स एफ डबल डेज एक्स, सेम ये वो का वही है, आप देख लें यूँ का यूँ दे रखा है ये। और इसी क्वेश्चन में फंक्शन भी एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसका आंसर 1/3 आ रहा है और ये इसने यहाँ पूरा कर रखा है। ये एफ एक्स प्लस एच वही क्वेश्चन, फलन वही, थीटा पूछा तो इसमें पुट करके सेम वही सारे निकाल दिए। एफ एक्स लिखा, एफ एक्स प्लस एच लिखा, एफ डेज एक्स निकाला, डबल एज निकाला और डबल एज में एक्स प्लस थीटा रखा और फिर इसके अंदर पुट किया। तो देखिए ये लास्ट में सब कटकुटा गए और एच क्यूब इक्वल टू थीटा 3 थीटा एच क्यूब आ रहा है, तो थीटा इक्वल 1/3। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें। अब मैंने आपको बता दिया है इस लंगराज प्रमेय के अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई आपको इससे, यानी जो मीन वैल्यू टॉपिक है, ये मीन वैल्यू, ये वाला आपके हायर एजुकेशन मीन वैल्यू थ्योरम वाला, इसके अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर जो मैंने बताया है आपको उससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर उठा के देख लेना, जब भी आए ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से कर लेना है। बस अगर उसने फंक्शन चेंज कर दिया
तो भी दिक्कत नहीं, आपको अवकलन करना आता है, x+h लिखना आता है, आप यहाँ पुट करके कर सकते हो। आज के लेक्चर के अंदर मैंने खास बातें बता दी है, मैंने सोल कम किया है, थोड़ा सा वर्क आपके ऊपर डाला है, तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, प्रयास करें। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं आपको फिर से करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।